आप में से कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो पूरे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं? सोच लेना, मैं यहाँ पे बिठा करके बुलवाऊंगा, सोच लेना। कुछ का ऐसे ऐसे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी अच्छी भी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने इंग्लिश के नाम पर हम कितना डर जाते हैं, ख़ास तौर से जब स्टेज पर जाकर इंग्लिश बोलना हो, या इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना हो, या किसी अनजान पर्सन के सामने हमें इंग्लिश बोलना हो। सो वी स्टार्ट ट्रेम्बलिंग विथ फियर, हम डर से कांपने लगते हैं। तो आखिर ये डर क्यों है, हेजिटेशन क्यों होता है, कॉन्फिडेंस के साथ और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश कैसे बोलें, वो क्या तरीका है, ये सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही में देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी जी का क्या कहना है इस बारे में, हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है इंग्लिश सीखने की यात्रा में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में, ख़ास तौर से यूट्यूब और फेसबुक में आपने गौर किया होगा कि इंग्लिश को लेकर एक नई क्रांति चल रही है। एक बड़ा सैलाब आया हुआ है, और उस क्रांति और सैलाब में ना बहुत से लोग बह गए। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग बह गए होंगे। हाँ, आज हम उस क्रांति की बात करने वाले हैं। वो क्रांति क्या है, वो सैलाब क्या है, और मैं कोशिश करूँगा उस सैलाब से आपको बचाऊँ। दरअसल मेरा इशारा इस तरफ है कि कुछ वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया और नायाब तरीका है, अनोखा तरीका। वो ये है, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। वाह, बहुत गजब का तरीका है भैया ये, इंग्लिश में सोचो। हाँ, अब आपको ना तो ग्रामर पढ़नी है, ना आपको टेंस की टेंशन लेना है, ठीक है, ना आपको नए नए शब्द सीखना है, बस इंग्लिश में सोचो। अब तो हमारे भारत के स्कूल में भी जो इंग्लिश की क्लासेस लगती हैं, इंग्लिश के पीरियड होते हैं, उसमें बच्चों को कोई बुक्स नहीं पढ़ाई जाएंगी। हाँ, उनको कोई ग्रामर नहीं सिखाई जाएगी। उनसे कहा जाएगा, बेटा ये इंग्लिश थिंकिंग पीरियड है, इसमें बस इंग्लिश में सोचो सोचो सोचो। अब वो सोचते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, ठीक है। तो आखिर मन में एक सवाल ये आता है कि इंग्लिश में सोचो, ये आइडिया आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि क्या था। कुछ समय पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक सेशन लिया था ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। तो उस पर उन्होंने एक छोटी सी ये बात कही थी। वो बात क्या है वो समझ लीजिए आप, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, लेकिन उसको लोगों ने थोड़ा गलत समझ लिया है ना। वो क्या गलत समझा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप वो क्लिप देख लीजिए छोटी सी, कि संदीप माहेश्वरी जी ने क्या कहा था। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या हैं। हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं, और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस और नो? ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल लें, फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो देखा दोस्तों आपने, संदीप माहेश्वरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर जो भी हमने सोचा उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू स्पीक। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि देखो, भारत में ना लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने की आदत है। इस वीडियो के बाद ना बहुत सारे वीडियोस आ गए नकलची बंदरों के, और सब कहने लगे इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इंग्लिश में सोचें कैसे। आज हम इसका पूरा साइंटिफिक तरीका देखने वाले हैं।
दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यदि आप कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचो। जी हाँ, थिंक इन इंग्लिश। इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं YouTube पर। एक नई क्रांति चल रही है, एक नया सैलाब आ गया है, आप देखना। और आगे चल के लोग ये भी कहने वाले हैं कि यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो इंग्लिश में सपने देखो। आप क्या है बचपन से हिंदी में सपने देख रहे हो तो इस वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो। इंग्लिश में सपने देखो, हाँ, और इंग्लिश में हंसो, इंग्लिश में रो, इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करो, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। यानी अब आपको कोई ग्रामर नहीं सीखनी है, टेंस की टेंशन नहीं लेनी है, आप बस ये वाले तरीके अपनाइए और इंग्लिश सीख जाइए। क्या बेवकूफ़ी है। सब कह रहे हैं कि इंग्लिश में सोचो, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न, मेथड, इस पर कोई चर्चा हो रही है। आज हम देखेंगे वो साइंटिफिक मेथड क्या है। इंग्लिश में सोचना संभव है। जी हाँ, आप इंग्लिश में सोचेंगे ज़रूर, लेकिन कैसे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी ने जो कहा इंग्लिश में सोचें, यह तरीका सभी लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं आपको वो छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें वो बता रहे हैं कि यह सेशन किन लोगों के लिए है। दोस्तों, इंग्लिश में सोचना यह इंग्लिश सीखने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो मंजिल है। ज़रा सोचो, जिस दिन आप इंग्लिश में सोचने लगे तो क्या फिर इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है? नहीं। जैसे अभी हम हिंदी में सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हमसे हिंदी बनती है। तो पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश में सोचें आखिर ये कैसे संभव है। उसका पूरा साइंटिफिक रीज़न और मेथड मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। मतलब ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। उनको तो पहले स्कूल जाना है, ABCD पढ़नी है, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं सकते। दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचें। यदि आप इंग्लिश में सोचना चाहते हो तो ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होगी। देखिए, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते समय हमारे मन में हिंदी में विचार चलते रहते हैं और हम हिंदी बोलते रहते हैं। एक फ्लो रहता है, एक बहाव रहता है ना। बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती। हमने सोचा और बोला, सोचा और बोला, एक बहाव है। तो फ्लुएंसी का अर्थ होता है जो पानी की तरह बहता रहे। जैसे आपने देखा होगा नदी का जो पानी होता है वो लगातार बहता रहता है बिना रुके। ऐसा नहीं कि रात में हो गई तो वो सोचे हम सो जाएंगे, थक गए, अब कल बहेंगे। वो लगातार बहता रहता है ना। संदीप माहेश्वरी जी ने भी फ्लुएंसी के बारे में ऐसा ही कुछ कहा है। जरा सुन लीजिए क्या कहा है। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना, वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो दोस्तों, फ्लुएंसी का अर्थ होता है बहाव, एक नदी का प्रवाह। जैसे एक नदी लगातार बहते जाती है बिना रोके, है ना। हर व्यक्ति ऐसी इंग्लिश बोलना चाहता है। जैसे हिंदी में क्या होता है, एक फ़्लो होता है, तो हम चाहते हैं इंग्लिश में भी वैसा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो नदी का प्रवाह है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है। हमारे हिंदी में फ़्लो क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में हिंदी है। यदि आपके दिमाग में पहले से इंग्लिश नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जितनी होनी चाहिए मिनिमम, आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते। अब हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में ये जो ट्रांसलेशन चलता रहता है, पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन क्यों चलता है और इसे कैसे बंद कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आप इस ट्रांसलेशन को बंद नहीं करोगे, यानी हिंदी में सोचने को बंद नहीं करोगे, फ्लुएंसी नहीं आ सकती। क्योंकि यही तो हमारे प्रवाह में अड़चन है।
तो इसके लिए एक थ्योरी समझ लीजिए, इसको मैंने नाम दिया है थ्योरी ऑफ वाइट एंड ब्लैक शूज़, यानी सफ़ेद और काले जूते की थ्योरी। इसमें जूते नहीं पड़ते हैं किसी को, बस आप इस थ्योरी को समझ लो, बहुत डीप है, बहुत गहरी बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कहीं पर एक सेठ जी हैं, एक व्यापारी हैं बहुत बड़े, ठीक है, उनका ना गोदाम है जूतों का, और साथ में एक नौकर है, उस गोदाम में उन्होंने एक नौकर को रख दिया है, ठीक है। अच्छा, गोदाम में ना सिर्फ वाइट शूज़ हैं, पूरा गोदाम सफ़ेद जूतों से भरा पड़ा है, केवल वाइट शूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ऑर्डर आता है, मान लीजिए कि भाई हमको इतने इतने सफ़ेद जूते चाहिए, तो जो सेठ जी हैं वो नौकर को कॉल करते हैं और बता देते भैया इतने जूते ले आओ, वो तुरंत ले आता है, कोई देरी नहीं होती इसमें। यहाँ से ऑर्डर गया, वहाँ से सप्लाई हो जाती तुरंत। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक नया कस्टमर आया और उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे एक जोड़ी काले जूते चाहिए। अब सेठ जी घबरा गए, क्योंकि गोदाम तो किससे भरा पड़ा था, सफ़ेद जूतों से। लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए फिर भी नौकर को कॉल कर दिया कि हेलो, एक जोड़ी काले जूते ले आओ। अब वहाँ जो नौकर था वो भी घबरा गया, उसने देखा चारों तरफ तो सफ़ेद जूते हैं यार, मालिक ने कहा है काले जूते, अब कहा है तो होगा, अगर मालूम मैंने नहीं दिया तो सेठ जी बोलेंगे कहाँ गया काला जूता, है चोरी कर लिए क्या तुमने। तो उस नौकर ने क्या किया, एक जोड़ी सफ़ेद जूते लिए और उनको काला पेंट करके दे दिया। लेकिन इसमें टाइम लगा, ज़रा गौर करें, क्योंकि उसने सफ़ेद जूतों को उठाया, उसमें काला पेंट चढ़ाया और दे दिया, इसमें टाइम लगा। फिर बाद में फिर से ऑर्डर आया, भैया 2 जोड़ी काले जूते, नौकर ने फिर से पेंट किया, दे दिया, इसमें टाइम लग रहा था। तो एक दिन सेठ जी ने पूछा नौकर से कि यार जब भी मैं सफ़ेद जूते का ऑर्डर देता हूँ तू फटाफट ले आता है, और जब भी मैं काला जूता मंगवाता हूँ तो तेरे को बड़ा टाइम लगता है, तू बड़ा घबरा जाता है, आखिर सच क्या है बता। तो नौकर ने कहा कि मालिक, एक बात है जो मैं आपसे छुपा रहा था, वो ये है कि गोदाम में ना सिर्फ सफ़ेद जूते हैं, काले जूते तो हैं ही नहीं, आपने कभी मंगवाए नहीं। लेकिन मैं क्या, छोटा मुंह बड़ी बात, तो मैं आपसे बोल नहीं पाया, इसलिए टाइम लगता है। आप गोदाम में काले जूते मंगवा के रख लीजिए। शायद आप में से कुछ लोग इशारा समझ गए होंगे, ये सफ़ेद जूता और काला जूता, दरअसल ये हिंदी और इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ। हमारा जो दिमाग है वो गोदाम है, और हमारा जो माइंड है वो हमारा नौकर है। हम नौकर को आदेश देते हैं सफ़ेद जूता लाओ, वो तुरंत ले आता है, यानी हिंदी में बोलो तो हम तुरंत बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने नौकर से, अपने माइंड से बोलते हैं कि काला जूता यानी कि इंग्लिश, तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो सफ़ेद जूता यानी कि हिंदी को लेता है और उसमें काला पेंट करता है, यानी कि ट्रांसलेशन करता है और फिर देता है। यदि आप चाहते हो कि ये ट्रांसलेशन ना हो तो आपको सेठ जी जैसा काम करना पड़ेगा। क्या, गोदाम में काले जूते भी रखने पड़ेंगे ऑलरेडी, यानी गोदाम में ऐसा हिस्सा डिवाइड कर दो कि उसमें बहुत सारे काले जूते भी हों एक तरफ और बहुत सारे सफ़ेद जूते भी हों। तो जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वो काला जूता, सफ़ेद जूता तुरंत, क्योंकि पोताई की आवश्यकता नहीं, ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं। अब आप सोचोगे ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जब आप हिंदी में सोचते हो तो आप नहीं सोचते हो, ये अपने आप विचार आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपका दिमाग हिंदी से भरा पड़ा है। आपने हिंदी को सोचकर हिंदी नहीं सीखी, बल्कि हिंदी सीखकर हिंदी में सोचना शुरू किया, याद रखो। तो यदि आप इंग्लिश में सोचना चाहते हो तो आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसका एकमात्र तरीका है, वो है फिल योर माइंड विथ इंग्लिश। अपने दिमाग को इंग्लिश से भर दो। कैसे भरोगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अपने दिमाग को इंग्लिश से भर दो। अगर आपने अपने दिमाग को इंग्लिश से नहीं भरा तो आप ट्रांसलेशन करते रहोगे, फ्लुएंसी कभी नहीं आएगी।
और ये मत सोचना कि अगर हम इंग्लिश से भर देंगे अपने दिमाग को तो हिंदी कहाँ जाएगी। भैया इस गोदाम में बहुत जगह है, चिंता मत करो। इसमें कई भाषाएं आ सकती हैं, वहाँ हिंदी भी रहेगी, वहाँ इंग्लिश भी रहेगी। एक स्विच तैयार करना होगा। जैसे हम चैनल बदलते हैं ना, वैसे यहाँ पर चैनल चेंज हो जाएगा फटाफट। आपने एक स्विच दबाया हिंदी, दूसरा दबाया इंग्लिश, इट इज़ पॉसिबल। और आपने मेट्रो सिटीज़ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो दोनों भाषाओं को बड़ी ही सुगमता के साथ बोलते हैं, तुरंत स्विच कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। वो बोलेंगे कि मैं वहाँ गया था बट ही वॉजेंट देयर। देखा, मतलब एक उनने हिंदी में बोल दिया और आधा उनने इंग्लिश में बोल दिया तुरंत। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि उनके दिमाग में एक स्विच क्रिएट हो गया है। वो स्विच आपको क्रिएट करना होगा। अपनी दिमाग को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से भरना होगा। काला जूता सफ़ेद जूता दोनों चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर वो नौकर पुताई कर करके आपको देता रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को दिमाग में कैसे भरें। उसके बाद मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी का एक और बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो दिखाने वाला हूँ, 2 बच्चों की कहानी, जिससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगा, आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। ठीक है, तो समझिए 2 तरीके हैं अपने दिमाग को इंग्लिश से भरने के लिए। पहला तरीका है लिसनिंग। आपको बहुत सारी इंग्लिश सुननी है, जैसे आपने बहुत सारी हिंदी सुनी है ना, बस सुनते जाओ, समझ में आए चाहे ना आए, आपको सुनना है। उसके लिए नियम बना लो, अपने कठोर नियम बना लो। कैसे कठोर नियम? कि डेली आपको कम से कम आधा घंटा कोई ना कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना है। यदि आपके पास टेलीविज़न या मोबाइल है, किसी में भी आप देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनो, आधा घंटा आपको सुनना है। और शुरुआत में कोशिश करो कि आपको कोई इंडियन चैनल ही चुनना है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू में ही BBC लगा लिया, CNN, अल जज़ीरा, ये सब अभी इग्नोर करो। आप कोई इंडियन न्यूज़ चैनल ले लो और उसको आप सुनो आधा घंटा। जैसे आप NDTV 24/7 ले सकते हो। ठीक है, तो ये चैनल जो है, इसमें कुछ ऐसे शोज़ भी आते हैं जो टॉक शो होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आपको बहुत काम आएंगे। इसके अलावा आप क्या करो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ हैं, वो आप सुने। यानी आपको इंडियन कंटेंट पर ध्यान देना है। उसके बाद आप जाइए, आपको जो BBC और अल जज़ीरा देखना है, तो शुरू में हल्का फुल्का आपको लेना है। ठीक है, ये हल्का फुल्का भी भारी ही रहेगा शुरू में। ठीक है, बस सुनो, आधा घंटा कम से कम सुनो। हॉलीवुड मूवीज़ पसंद हैं तो देखिए। लोग क्या करते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ तो देखते हैं लेकिन डब्ड देखते हैं कि हिंदी में डब हो। नहीं, आप इंग्लिश में देखो ना उसको, है, समझ में आए चाहे ना आए, आप देखो उसको। धीरे धीरे इंग्लिश भरेगी दिमाग में, वो आपको नहीं पता चलेगा। आप सुनने के बाद ये नोटिस मत करना कितनी भरी, हम यहाँ रटने नहीं बैठे हैं, बस आप सुनते जाओ। तो ये धीरे धीरे आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है रीडिंग। आप रीडिंग करके अपने दिमाग को इंग्लिश से भर सकते हो, लेकिन रीडिंग करते समय 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको इंटेंसिव रीडिंग करना है, एक्सटेंसिव नहीं। 2 प्रकार की रीडिंग होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है समझ समझ के पढ़ना, यानी उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं उनके अर्थों को जानना, हो सके तो लिखना, नोट्स बनाना, इसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ये हमारे काम की है। और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है जिसमें हम शब्दों को डीपली नहीं समझते हैं, बस पढ़ते जाते हैं सुपरफिशियली, यानी ऊपरी तौर पर पढ़ते जाते हैं। ये रीडिंग हमारे काम की नहीं है। आपको समझ समझ के पढ़ना होगा, डिक्शनरी की मदद लेनी होगी, हो सके तो नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, नए नए शब्दों को लिखना होगा। और दूसरी सावधानी ये रखना है कि आपको शुरुआत करनी है हल्की फुल्की। हल्की फुल्की का मतलब ये है, आपको ना बच्चों के आइटम्स पढ़ना है। बच्चों के आइटम्स मतलब जैसे एक मैगज़ीन आती है चंपक, ये हर महीने कई भाषाओं में पब्लिश होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। आप इंग्लिश में इसको पढ़ो, है ना। बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी हैं, एंटरटेनिंग हैं, इंटरेस्टिंग हैं।
आप चंदा मामा ले सकते हो, ट्विंकल है, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं बच्चों की, या आपके घर में बहुत सारी स्टोरी बुक्स होंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। अकबर बीरबल है, तेनालीराम है, पंचतंत्र है, ये सब कहानियाँ आप पढ़िए। हैं, लोग क्या गलती करते हैं, इंग्लिश पढ़ने की बात करो तो न्यूज़पेपर ले आते उठा के, हैं, समझ में कुछ आता आ जाता है नहीं है, और सलाह बस सुन ली किसी की, द हिंदू पढ़ो तो द हिंदू लेके आ गए। जो लोग सलाह दे रहे हैं वो खुद ही नहीं पढ़ रहे बेटा, याद रखना है। आज यूट्यूब भरा पड़ा है द हिंदू एनालिसिस से, है, और वो बच्चे उसको देख रहे हैं जिनको अभी 2 सेंटेंसेस बनाने में समस्या है। तो अभी आप शुरुआत हल्की फुल्की करो। हाँ, आपने सबसे पहले ये बताइए कि 17 का पहाड़ा सीखा था या 2 का पहाड़ा सीखा था? पहले आपने 2 का पहाड़ा सीखा था, है ना। तो सरल से शुरू करना है, कठिन से शुरू नहीं करना है आपको। और यदि आपको ये समस्या है कि रीडिंग करते समय आपको ये नहीं पता कि मीनिंग कैसे निकालते हैं, है ना, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, तो उस पर मैं आगे चल के कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको चंपक की स्टोरीज़ पूरी समझाऊँगा, ठीक है ना। मैं कुछ बुक्स को भी पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे आप सेंटेंस का अर्थ समझें, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उस पर काम चल रहा है। मैं पूरे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा इस तरह की वीडियोस हैं नहीं, है ना। बुक्स रिव्यूज़ के हैं बहुत सारे कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें वगैरह वगैरह, लेकिन पूरा डिस्क्राइब करके नहीं दिया हुआ है। तो मैं कुछ ऐसे वीडियोस बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। चलिए अब हम देखते हैं संदीप माहेश्वरी जी का वो वीडियो, वो मोटिवेशनल वीडियो, 2 बच्चों की कहानी। आपको बहुत पसंद आएगी, इसको सुनिए और आपको इससे बहुत ही इनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलने वाला है, ठीक है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते, नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आ गया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये 2 बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया।
कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर आपको भी उस बच्चे की तरह किसी की आवाज सुनाई ना दे जो आवाजें आपको रोकती है, ना किसी और की ना अपनी, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, राइट? उस बच्चे की तरह आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। यूल बी अनस्टॉपेबल, राइट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? थियोरेटिकली तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जो अनस्टॉपेबल बनने वाला काम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 दीवारें तोड़नी पड़ेगी। 2 दीवारें, पहली बनी है दूसरों की आवाज की, कि आपके ऊपर दूसरों की आवाजों का असर होना बंद हो जाए, और दूसरी आपकी खुद की आवाज। ये ज्यादा बड़ी दीवार है। तो अब देखते हैं कि इस पहली दीवार को कैसे तोड़ना है। उस कहानी में उस बच्चे के आसपास में कोई नहीं था उसको रोकने वाला, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? यस और नो? नो। क्या होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से 4 लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। 4 लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है। और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी, मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा, चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा। जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन आई थिंक 18 साल का था और मैंने नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली, संदीप। हाँ जी आंटी। बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में? कहीं और ही चला गया। फिर
मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर, क्या क्या कौन सा? तो आंटी ने बोला, कहते क्यों तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल, ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने? तो उन्होंने बोला, मेरी थोड़ी सी जान में जान आई। मैंने कहा अच्छा, फोटोग्राफी की बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं आंटी बोलिए ना। बेटे मेरी अगर तू माने ना, तो ये जो तू फोटोग्राफी के चक्करों में पड़ा है ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले या अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। मैंने कहा क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा? सीधा सा क्वेश्चन है यार। वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला, उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने % आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने % आए थे तेरे 12th में? मैंने कहा जी 85% आए थे आंटी। फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे। अब बोल। मैं कहा अब क्या बोलूं? अब बोलने को आपने छोड़ा क्या है? क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो। यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं, क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल में बहुत सारे अच्छे इंग्लिश के वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।